Yeah, I think yes. Now I think it's good. Yeah, देखिए Everyone, please just hold for a second. I'm muting all of them who are participants. Just wait a minute. Just wait. Really, you can start. Yeah, yeah. Thank you. It's better now. Yeah. सो मैं यही बोल रहा था कि जो ये कोविड का हमने जो इंसिडेंट देखा है अभी पिछले 2-3 महीने से मार्केट में और जो भी पार्टिसिपेंट्स ने देखा है आई थिंक इट इज अनप्रेसिडेंटेड. इस तरह का कोई भी इंसिडेंट पहले नहीं है जहां पर फिजिकल के सारे ऑपरेशंस बंद हो गए. स्पेशली अगर मैं एग्रीकल्चर कमोडिटीज की बात करूं, मंडियां सारी बंद हो गई है. वो भी उस टाइम पे जब हम एक रिकॉर्ड रबी क्रॉप सीजन हार्वेस्ट करने के लिए तैयार बैठे थे और फार्मर्स अपनी हार्वेस्टिंग में बिजी था. और हमने देखा है कि मंडियां सारी बंद हो गई हैं, ट्रांसपोर्टेशन सारा बंद हो गया है. अभी रिसेंटली हम देख रहे हैं कि लेबर सारा माइग्रेट हो रहा है. उसकी वजह से एक डिस्ट्रप्शन जो है वो क्रिएट हुआ है मार्केट के अंदर. नॉर्मल जो फंक्शनिंग है मार्केट की वो इम्पैक्ट हुई है और दैट हैज क्रिएटेड ए चैलेंज टू ऑल द पार्टिसिपेंट्स ऑफ मार्केट टू एनालाइज कि क्या अभी मार्केट में होने वाला है. डिमांड सप्लाई जो कर्व है वो अभी किधर जाने वाला है, कितना डिमांड डिस्ट्रक्शन हुआ है, सप्लाई का एग्जैक्ट सिनेरियो क्या रहने वाला है और मोर ओवर कितना टाइम लगेगा इन सब चीज़ों को नॉर्मल होने में. क्योंकि जब एक सिचुएशन नॉर्मल होती है, सारी फंक्शनिंग नॉर्मल होती है, तब मार्केट पार्टिसिपेंट्स एक एनालिसिस कर पाते हैं कि अभी प्राइसेस किस तरीके से रहेंगे और किस तरीके से मार्केट फंडामेंटल सेटल हो रहे हैं. आई थिंक एक चैलेंजिंग टाइम है जिसने सभी को इम्पैक्ट किया है. एग्री always has remained a important focus during this entire pandemic, and I'm happy to share that government, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, पहले दिन से ही बहुत प्रोएक्टिव रही है कि फूड सप्लाई चेन जो है कंट्री की वो इंटैक्ट रहे, किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं आए. वो फार्मर्स जो क्रॉप हार्वेस्ट कर रहे हैं उसको अब मंडी में ले जा सकें या जो भी ऑल्टरनेट चैनल गवर्नमेंट ने डेवलप करने की कोशिश की है उसको यूज करके अपनी क्रॉप को बेच सके. और बहुत सारे इनिशिएटिव और स्टेप्स भी गवर्नमेंट ने लिए जो कि हम आई थिंक बाद में डिस्कस करेंगे. रही बात प्राइसिंग की, तो देखिए सारी कमोडिटीज के प्राइसेस जो है थोड़ा सा वोलेटाइल रहे इस पीरियड में. अगर मैं एग्री कमोडिटीज की बात करूँ तो इनिशियली जब लॉकडाउन और ये पेंडेमिक इंडिया में शुरू हुआ था उसके बाद एक वोलेटाइल सिनेरियो हमने देखा था जब सारी कमोडिटीज के प्राइसेस थोड़ा एब्रप्ट मूव हुए और स्प्रेड थोड़ा सा अनसर्टेन रहते. बट आई थिंक उसके बाद गवर्नमेंट ने जितने भी स्टेप लिए और धीरे धीरे सप्लाई चेन डेवलप होना शुरू हुआ, वो स्टेबल हो गया है. तो प्राइसेस ऑफकोर्स अनसर्टेन रहे. पार्टिसिपेशन पे इम्पैक्ट आया है क्योंकि एग्री कमोडिटीज आर मोस्टली हेजर ड्रिवन कमोडिटीज एंड एग्री सप्लाई के ऊपर ही सारा ट्रेड होता है जो कि अभी जैसे कि मैंने बताया कि डिस्टर्ब हो गया है. तो पार्टिसिपेशन सीजन के शुरुआत में तो यूजुअली इस टाइम पे हमने हिस्टोरिकली देखा है कि बहुत एक्टिव पार्टिसिपेशन रहता है. बहुत सारी कमोडिटीज हैं जो कि चना जो कि सबसे लार्जेस्ट पल्सेस है उसका अराइवल होता है, मस्टर्ड का अराइवल होता है, उसके अलावा मेज का अराइवल होता है, वीट का अराइवल होता है जो कि 100 मिलियन टन क्रॉप है. उसके बाद बट बिकॉज ऑफ ऑल दिस डिस्ट्रप्शन काफ़ी कुछ इम्पैक्ट है. अभी एनालिसिस हमने किया था, देख रहे थे कि जो मंडी में अराइवल है एज कम्पेयर टू लास्ट ईयर इज डाउन बाई ऑलमोस्ट 80 to 85% इन द मंथ ऑफ अप्रैल, जो कि पीक अराइवल टाइम होता है रबी क्रॉप का. तो आई थिंक इन
सब चीज़ों की वजह से ट्रेड थोड़ा सा जो लाइन से अलग हटके अभी हो गया है। तो जैसे जैसे सप्लाई चेन इंप्रूव होगी, ट्रेड वापस आना शुरू हो जाएगा और थिंग्स नॉर्मलाइज होनी शुरू हो जाएगी। बहुत सारे लोगों ने वर्क फ्रॉम होम या डिजिटल ट्रेडिंग, ऑनलाइन ट्रेडिंग, EMWR ट्रेडिंग की तरफ देखना शुरू किए हैं। फार्मर्स के लिए गवर्नमेंट के बहुत सारे स्टेप आए, किस तरीके से वो ऑफ मार्केट ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, APMC से बाहर ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, EMWR को यूज कर सकते हैं, ई नाम से इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो ये स्टेप धीरे धीरे मार्केट को नॉर्मलाइज करने में हेल्प इसमें नेगेटिव प्राइसिंग की देखिए जी नेगेटिव प्राइसिंग की आई थिंक एक बहुत ही डिबेटेबल इश्यू है अभी। अजय जी है जो इसके ऊपर डिटेल में शायद बोलेंगे कि हाउ मार्केट हैव टेकन दिस, बट वी डोंट हैव क्रूड ऑयल फ्यूचर्स, बट आई विल से कि एक फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट जो कि हम एक इंटरनेशनल प्राइसेस को फॉलो करते हुए चला रहे थे, और कुछ ऐसी सिचुएशन बनी इंटरनेशनल मार्केट में, चाहे वो स्टोरेज का इशू हो या डिमांड जीरो हो गई हो, जिसकी वजह से नेगेटिव प्राइसेस इंटरनेशनल मार्केट में चले गए और उसके बाद वो प्राइसेस इंडियन मार्केट में भी फॉलो किए। तो अब वो प्राइसेस वैलिड थे या नहीं थे, आई थिंक ये डिबेटेबल इश्यूज है जो कि रेगुलेटर, ऑल द एक्सचेंजेस आर वर्किंग ऑन दैट, मार्केट पार्टिसिपेंट्स आर आल्सो पार्ट ऑफ दैट, बट यस that was something unprecedented। मार्केट में जो एक थ्योरी होती थी कि कमोडिटीज के प्राइसेस कभी नेगेटिव नहीं जा सकते थे, मार्केट ने उस चीज को ऑब्जर्व किया है। और आई थिंक आगे चलकर जिस तरीके से मार्केट वोलेटाइल है, इस थ्योरी को कहीं ना कहीं लोगों को दिमाग में रखना पड़ेगा। और आई थिंक सारी एक्सचेंजेस उसके ऊपर काम भी कर रही है कि किस तरीके से इन सब चीज़ों को फैक्टर या उनकी टेक्नोलॉजी में या उनकी ऑफरिंग में किया जा सकता है। एग्री इंडेक्स पर मैं बात करूंगा, लेकिन जो अभी इस समय पर हमारा क्वेरी है, यही सेम क्वेश्चन जो है मैं पिनाकिन दवे जी के पास लेकर के जाऊंगा। पिनाकिन जी, आपको क्या लगता है कि जो नेगेटिव प्राइस की जो बात आई है और फर्स्ट टाइम एवर ये देखने को मिला है कि जीरो के प्राइस कोई भी कमोडिटी पहुंच सकती है। पहले तो ये होता था कम से कम कबाड़ में बिकेगी, उसका कोई ना कोई स्क्रैप वैल्यू निकल करके आएगा, तब भी वो कमोडिटी जो है वो जीरो नहीं हो सकती। चाहे कोई भी बड़े से बड़ा इकोनॉमिस्ट हो, कभी ये ऑब्जर्व नहीं किया होगा कि किसी कमोडिटी का प्राइस नेगेटिव भी हो सकता है। अर्थशास्त्र जिसमें भी पढ़ा होगा, पुरानी अर्थशास्त्र की, अगर चाणक्य के टाइम की भी अर्थशास्त्र अगर पढ़ी होगी, तो उसमें भी कहीं पर जीरो या नहीं है। आपका इसके ऊपर फर्स्ट रिएक्शन क्या है? और मार्केट्स का जो सबसे पहला मीनिंग होता है वो चेंज ही होता है। किसी ने नहीं सोचा था कि डिफ्लेशनरी कंडीशन में हम आ जाएंगे। स्पेसिफिकली क्रूड की बात करें, मैं 15 साल से मार्केट्स को देख रहा हूँ और कमोडिटीज में जैसे कपड़े जी ने बताया, मैं भी यही बोलता था कि देयर इज एन वैल्यू ऑफ द अंडरलाइन वैल्यू होता है। आज मैं क्रूड की बात करूँ, मैं गोल्ड की बात करूँ, कहीं पर भी एक माइनिंग कॉस्ट होता है, उसके नीचे ये नहीं जा सकता। बट क्योंकि हालात ही ऐसे कुछ बन गए कि कहीं पर डिमांड ही नहीं रही, एंड वी सॉ अ डिफ्लेशनरी कंडीशन व्हिच इज अ वेरी अनटूवर्ड इंसिडेंट। उसके चलते नेगेटिव प्राइसिंग भी आया और एक्सचेंजेस ने अब ये इनकलकेट भी करना शुरू कर दिया है। और ये आज मैं सबके साथ ये शेयर करना चाहूँगा कि ESC ने अपने सिस्टम में ये बदलाव कर दिया है। वी आर रेडी टू टेक द नेगेटिव प्राइसिंग। वी हैव ऑलरेडी बिल्ड आवर सिस्टम जिसमें नेगेटिव ट्रेडिंग भी हो सकती है, क्योंकि हमारे यहाँ पर ब्रेंट क्रूड ऑयल कॉन्ट्रैक्ट है जो ट्रेड होता है, तो उसमें हालांकि उसमें तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है, बट तैयारी के दौर पर हम लोग ने उसमें भी टेस्टिंग कर ली है और अब उसका मॉक ट्रेडिंग भी शुरू हो चुका है, जिसमें काफ़ी मेम्बर्स डेली बेसिस पर पार्टिसिपेट भी कर रहे हैं, सो दैट ये पता चले आगे स्टेक होल्डर्स को मार्केट्स को नेगेटिव में ट्रेड कैसे करना है। आज सबसे पहले मैंने सोचा है कि नेगेटिव ट्रेडिंग हो सकती है या नहीं, but now we have to move steps ahead and see that how one can trade also in negative markets and how one can be there in the markets. So yes, trends have changed और उसके साथ हम सबको भी बदलना ही पड़ेगा। And again, I'll come to the point where I started that markets are evolving and we all have to evolve with the markets. तो यानी कि ये मान करके चले कि आगे फ्यूचर के अंदर भी नेगेटिव अब पूरी और फंडामेंटल जो है, जो बेसिक
थंब रूल है वो कमोडिटी मार्केट में पर्टिकुलरली चेंज होने जाते हैं। जी अब अजय जी जी प्लीज। सर, हम किसी ने ये नहीं सोचा था आज से जब भी हम बात करते थे, जैसे आपने भी कहा कि इकोनॉमिस्ट ले लो या कोई भी ले लो, किसी ने ये नहीं सोचा था कि कमोडिटी इसमें नेगेटिव प्राइसिंग भी आएगा। बट आज हम इसकी चर्चा भी कर रहे हैं। मेरा ये मानना है कि नाउ इट हैज़ बिकम एन पार्ट ऑफ अस, और इसको एक्सेप्ट करके हम जितना इसको सभी के लिए बेहतर। जीरो और माइनस प्राइसिंग, क्या ये सिर्फ क्रूड ऑयल तक ही सीमित था या आपको ये लगता है कि नहीं इसके ऊपर भी आ सकता है, चाहे वो गोल्ड हो, सिल्वर हो, बेस मेटल्स हो या एग्री, वहां पर भी माइनस आ सकता है। एक समय के लिए ये समझ लिया जाए कि ठीक है, कच्चे तेल के लिए शायद हालात ऐसे थे, डिमांड नहीं थी, एविएशन इंडस्ट्री ग्राउंड के ऊपर थी, आपके रोड्स के ऊपर पे कोई भी व्हीकल मूव नहीं कर रहा था, पूरी दुनिया घरों के अंदर कैद थी, कोई इंडस्ट्री नहीं चल रही थी, निश्चित तौर के ऊपर उस क्रूड ऑयल की कहीं कोई डिमांड जनरेट नहीं हो रही थी। क्या ये जो फॉर्मूला है नेगेटिव का और जीरो का, ये अदर कमोडिटीज के ऊपर भी आ सकता है क्या? क्या ग्लास जैसी कमोडिटीज, क्या आपको लगता है कि गोल्ड जैसी कमोडिटी ये भी कभी जीरो और माइनस के ऊपर आ सकती है? उसके लिए भी क्या आदमी को तैयार रहना चाहिए? यानी कि पहले ये सोचा जाता था कि आपका जो लॉस है वो 100% तक ही है ना, कि एक चीज की कीमत 100 रुपए है तो जीरो से हम 100 रुपए कैलकुलेट करते थे, तो पता होता था कि हमारा लॉस जो है वो 100 रुपए का है। लेकिन अब तो पता ही नहीं है कि पाताल लोक कितना गहरा है और उसकी गहराई कितनी है और उसका धन कितना नीचे तक जा सकता है, इसका कोई आंकलन नहीं है। तो आदमी उसको कैलकुलेट कैसे करे, रिस्क को कहां पर जाकर के कैलकुलेट करे? गुड इवनिंग। देखिए, मुझे लगता है कि जो ये इंसिडेंट हुआ मैं बिल्कुल भी इसके फेवर में नहीं हूँ, ना ही जो ये नेगेटिव प्राइस है ये आगे जाके आपको कभी भी कोई भी प्राइस चाहे एग्री हो चाहे नॉन एग्री किसी में भी नहीं है। एक सिंपल है कि अब तक जो हमने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बनते हुए देखा है तो कहीं पे भी ये नेगेटिव का कहीं पे भी डिस्कशन है। मनोज पिनेकर ने बिल्कुल सही चीज बताई है कि चीजें चेंज हो रही है, बट एक चीज ध्यान रखिए कि बैक टू जीरो एक कॉन्सेप्ट है। आप कितना भी ऊपर, जैसे अभी रिसेंटली हम महाभारत और रामायण भी देख रहे हैं, तो महाभारत में हमने देखा एक दूध कीड़ा होती है, उसके अंदर ऐसे सब इवेंट होते हैं, बट दैट डजंट मीन कि हम उस चीज को इवॉल्व करके अब उसको नया रूप लेके आए। तो टाइमिंग मुझे लगता है कि जो ये इंसिडेंट हुआ था, मे भी कुछ रिपोर्ट्स मैंने पढ़ी है कि ये सोची समझी एक कॉन्स्पिरेसी थी, क्योंकि आप समझिए कि 5 दिन पहले एक्सचेंज से एक अपडेट आता है कि नेगेटिव प्राइसिंग के लिए हम तैयार है, और 5 दिन में 2 दिन छुट्टी रहती है, सैटरडे संडे। तो 3 दिन के अंदर नॉट पॉसिबल कि कोई भी ब्रोकर या कोई भी एक्सचेंज नेगेटिव प्राइस तैयार कर ले। इनफैक्ट मैं अभी भी चैलेंज से बोल सकता हूं, चाहे आप कोई भी एक्सचेंज ले लीजिए, चाहे बीएसई है, एनएसई है, एनसीबी है, कोई भी एक्सचेंज ले लीजिए, 2 महीने के अंदर भी हम लोग नेगेटिव प्राइस पॉलिसी नहीं ला सकते। तो ये जो मंडे और ट्यूसडे का जो सिनेरियो था, 21 और मंडे और ट्यूसडे एक्सपायरी डे का, उसमें 2 इंसिडेंट हुआ। पहला कि स्टोरेज नहीं था, उसके चलते में एक मार्केट में हैवॉक बना। ये होता है जनरली, हम देखते हैं कि अचानक ही पब्लिक रोड पे आ जाती है, तो वो एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड का एक मैटर रहता है। तो आई थिंक 20 तारीख को जब एक्सपायरी था मंडे के दिन, तो उस दिन भी ऐसा ही हुआ कि स्टोरेज कैपेसिटी नहीं होने की वजह से एक अफरा तफरी मच गई। और साथ में जहां पे एक्सचेंज ने ये नेगेटिव प्राइस का मैकेनिज्म स्टार्ट किया था, तो कुछ ब्रोकर्स के पास ये फैसिलिटी थी और कुछ ब्रोकर्स के पास फैसिलिटी नहीं थी। एक एग्जांपल देता हूं ऑल्गो ट्रेड्स का, या आज हमारे पास ऑटोमेटेड रिस्क मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर होते हैं, तो रिस्क आरएमएस सॉफ्टवेयर जो हमारे पास भी ऑनलाइन है, तो वो ये नहीं देखता है कि कौन से प्राइस पे मैं माल काट रहा हूँ। जहां पे मुझे रिस्क दिखेगा सिस्टम पे, चाहे वो 100 रुपए का हो, चाहे 50 का हो, चाहे 1 रुपए का हो, आरएमएस क्या करेगा, वो पोजीशन काट के ही छोड़ेगा, क्योंकि सिस्टम ड्राइवन है ये। तो सिमिलरली क्या हुआ, जब से ये नेगेटिव प्राइस का ऑप्शन ओपन हुआ, तो कुछ ब्रोकर्स के पास ये विंडो ओपन थी, और जैसे ही आरएमएस को रिस्क दिखाई दिया, तो तुरंत उसने मार्केट में पोजीशन बेचना चालू किया, और वो ऑल ऑफ अ सडन नेगेटिव में जाकर भी ट्रेड हो गया। तो आई थिंक ये एक खाली टेक्निकल इंसिडेंट है। आप सिंपल है, ऑप्शन में अगर हम ट्रेड करते तो ऑप्शन में एक डेफिनेशन है, ऑप्शन कैन बी जीरो और वर्थलेस एट द टाइम ऑफ एक्सपायरी।
तो पहला चीज जो फ्यूचर है वो एक्सपायरी के टाइम पे स्पॉट पे रहेगा। अगर ऐसा कुछ होता जो हमने लास्ट एक्सपायरी पे देखा, तो ये एक्सपायरी पे प्राइस नीचे क्यों नहीं गए? क्यों? स्टोरेज सब ओपन हो गए हैं अभी। तो ये जो इंसिडेंट हुआ ये एक टेक्निकल इंसिडेंट था। इस चीज को वापस रीराइट करने जाएंगे तो हमारे जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, आज आप जो चीज बता रहे हो कि नेगेटिव में जा सकता है, इसका मतलब मैं गोवा में जाता हूँ कैसीनो में और 10,000 रुपया लेकर कॉइन लेकर मैं गेम स्पेकुलेट करता हूँ और घर पे आकर बैठता हूँ। 2 दिन बाद कैसीनो वाले उठकर आते हैं, सर टेबल पे 10 करोड़ का नुकसान हो गया, आप और मेरे को 10 लाख रुपए और दे दो। तो ये नहीं होता है। तो टाइमिंग मुझे जो लगता है, ठीक है अभी जो मार्केट में अपने अपने बड़े बड़े थिंक टैंक्स है जो पोजिशन बता रहे हैं या स्टोरी है, बट मेरे हिसाब से ये इंसिडेंट हुआ था, बट वैसा इंसिडेंट वापस नहीं हो सकता। कोई भी कमोडिटी के प्राइस नेगेटिव में नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। जीरो हो सकती है, वर्थलेस हो सकती है, बट नेगेटिव में नहीं जा सकती। नेगेटिव में नहीं जा सकते। अनुज, आपका इसके ऊपर टेक, और साथ में ये भी जानना चाहूंगा कि आपको क्या लगता है कि इस पूरे घटनाक्रम के अंदर अब हमें क्या ये रेडी रहना चाहिए कि कोई भी कमोडिटी माइनस के अंदर जा सकती है और जो हमारा रिस्क एपेटाइट है वो शून्य से भी नीचे जा सकता है? सुरेश जी, गुड इवनिंग। देखिए, सबसे पहले तो जो हमारी डेफिनेशन थी कि कमोडिटी के भाव जीरो नहीं हो सकते, वो यहाँ पर बिल्कुल चेंज हो गई है कि जीरो किसी भी कमोडिटी के भाव, इनफैक्ट अब रेट जो है वो माइनस में भी जा सकता है, वो इससे पता लग गया है। आगे शायद ऐसा ना हो, मगर अगर हम रिसेंटली देखें तो सीएमई की तरफ से एक सर्कुलर भी आया था जिसमें वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि क्रूड के भाव आगे भी नेगेटिव जा सकते हैं, और साथ में उन्होंने ये भी कहा था कि एनजी के भाव, नेचुरल गैस के भाव भी नीचे आ सकते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो हमको आगे रेडी रहना चाहिए कि आगे जो कमोडिटीज के भाव है वो, या मतलब किसी का ही भाव नीचे आ सकता है। हालांकि नहीं है वो अलग बात है, बट जो इंसिडेंस हुआ है उससे हमको ये लर्निंग लेना चाहिए कि हम उस बेस पर रेडी रहें कि अगर भाव नेगेटिव जाते हैं तो हम पहले जो भी हमारे सर्कुलर्स हैं या फिर जो भी हमारी इंफॉर्मेशन है वो क्लाइंट्स तक या फिर जो रेगुलेटर है वहां से पूरी एक तरीके से एक्सचेंजेस की तरफ से सभी तरीके से डिसेमिनेट हो जाए कि हाँ सबके पास ये इन्फॉर्मेशन पहुंच गया है और सब उस पर रेडी हो जाए। क्योंकि इंसिडेंस पहली फर्स्ट टाइम हुआ है तो इम्पोर्टेंट है कि उससे लर्निंग ये होना चाहिए कि हम प्रिपेयर होना चाहिए हमको कि आगे ऐसा स्टेप ना हो, और अगर ऐसा होता है तो हमारे पास सारे टूल्स अवेलेबल हो जिससे कि वहां पर हम जो क्लाइंट्स का लॉस हुआ है क्रूड के अंदर -2800 के आसपास जो नीति कटी है, वैसा इंसिडेंस दोबारा ना हो। और मतलब ये लर्निंग के लिए हमको एक तरीके से सामने इसको प्रिडिक्शन में रखना चाहिए। अमित सनेजा जी, मैं कहीं पर अभी पढ़ रहा था, यूएस की एक रिपोर्ट में पढ़ रहा था, उसमें कहीं ना कहीं इंडिकेट किया हुआ था कि एक बार फिर से कच्चे तेल के प्राइसेस जीरो के लिए रेडी रहना चाहिए। लगता है आपको एक बार फिर से जीरो और माइनस का भाव क्रूड ऑयल के अंदर इन लेवल्स पर भी देखने को मिलेगा? यहां से एक बार फिर से हम स्लिप देखेंगे? गुड इवनिंग। देखिए, ये एक क्लियर करना जरूरी है कि जैसे मेरे पहले जो स्पीकर से उन्होंने बताया था कि एक टेक्निकल चीज थी ये, जो एक पर्टिकुलर क्रूड ऑयल कॉन्ट्रैक्ट के एक पर्टिकुलर वैरायटी ऑफ क्रूड ऑयल में हुआ, WTI क्रूड। देखिए, ये ध्यान रखना जरूरी है कि आज से 13-14 साल पहले तक WTI क्रूड जो है ग्लोबल बेंचमार्क हुआ करता था, बट आज जब हम क्रूड की बात, ब्रेंट बेंचमार्क है, और ब्रेंट अगर हम उस दिन देखें जिस दिन -$37 तक का सेटलमेंट आया, तो ब्रेंट एक्चुअली $20 के ऊपर ट्रेड कर रहा था। यानी जो एक्चुअल ग्लोबल बेंचमार्क है जिसपे ग्लोबल क्रूड ऑयल वेराइटीज बेंचमार्क होती है, वो $20-22 के आसपास था। दूसरे दिन जरूर $15 तक स्लिप हुआ, बट उसके बाद आज हम देख रहे हैं कि लगभग $33-34 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो एक पर्टिकुलर वेराइटी ऑफ क्रूड ऑयल है। ये जरूर कहना चाहूंगा कि अगर आप लोकल क्रूड ऑयल की बात करें, जो यूएस में जो ग्रेड्स थे, तो कुछ ग्रेड्स माइनस में ट्रेड हो रहे थे, तो वो एक वार्निंग साइन जरूर थी कि हो सकता है कि फ्यूचर्स में भी ऐसा हो सके। लेकिन क्योंकि उस टाइम पे WTI क्रूड जो है, NYMEX क्रूड $20-22 था, तो किसी को ये आशंका नहीं थी, जैसे अजय जी ने बताया, कि 3 या 4 सेशंस में ही इतना बड़ा फॉल आएगा। यानी आप अगर एक्सपायरी के दिन भी देखें तो हमारा जब मार्केट 5 बजे बंद हुआ तो $13 से $14 के भाव थे, और विद इन 6 आवर्स +13 से -37, यानी $50 का फॉल अनप्रेसिडेंटेड है। जो भी यहाँ स्पीकर्स हैं सब एक्सपीरियंस है, इन्होंने मेरे हिसाब से अपने 15 से 20 साल के करियर में एक दिन में कभी $50 का फॉल क्रूड में नहीं देखा होगा। बिल्कुल टेक्निकल फॉल था। ये मैं नहीं कह सकता कि रिपीट नहीं होगा, बट एक चीज है कि जो एक अंडरलाइन कॉन्फिडेंस था
जब हम इक्विटी में बोलते थे कि इक्विटी जो है वो स्क्रिप्ट जीरो हो सकती है, कमोडिटी जीरो नहीं हो सकती है, लेकिन कमोडिटीज ने एक्चुअली माइनस में जाके भी दिखा दिया है। तो फ्रॉम अ रिस्क मैनेजमेंट पर्सपेक्टिव एक बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है कि अगर आपको, अब क्या होगा कि जब भी फ्यूचर्स एक्सपायरी होगी और क्रूड ऑयल जब तक संभल नहीं जाता है तब तक जो ब्रोकिंग कम्युनिटी है और जो भी क्रूड ऑयल में ट्रेड कर रहे हैं उनके लिए बहुत बड़ा सवाल होगा कि हाउ टू मैनेज योर लॉसेस, क्योंकि जैसे आपने बताया कि एक माइनस में जाना भी एक अनलिमिटेड भी हो सकता है कि व्हाट इफ कि उस दिन -37 नहीं -$50 या -$60 सेटल होता है, तो आपको पता नहीं है कि एक बार जब वो जीरो के नीचे गया तो कितना नीचे जा सकता है। तो जैसे अनुज गुप्ता जी ने बताया कि वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड, तो मैं भी यही कहूंगा कि रिपीट होने का पॉसिबिलिटी काफी कम है। दिस इज मे बी, मैं कहूंगा कि 1000 में एक इंस्टेंस हो सकता है, लेकिन वो जो एक माइंडसेट था कि कभी नहीं हो सकता, एटलीस्ट वो हो चुका है। तो वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम नाउ ऑन, आगे आने वाले समय के लिए। सेकेंडली बस इतना ही कहना चाहूंगा कि ये जैसे मैंने बताया कि एक टेक्निकल चीज थी, तो कुशिंग में जैसे ऑलमोस्ट 80% कैपेसिटी तक क्रूड ऑयल फिल हो गया था, आज भी 82% तक फिल है। और उस टाइम पे यूएस ऑयल करके जो ETF है उसके काफी बाय पोजीशंस थी, तो उनके काटने की वजह से ये हुआ था। तो हर बार यही सब सिनेरियो डेवलप होंगे और फिजिकल में जो स्टोरेज कैपेसिटी है किसी मेटल के लिए या किसी और कमोडिटी के लिए ऐसा होगी, इसका होने की संभावना बहुत कम है। लेकिन फ्रॉम अ रिस्क मैनेजमेंट पर्सपेक्टिव अगेन आई विल लाइक टू से कि ये एक चैलेंज थ्रो अप करता है। और एल्गो ट्रेडिंग जैसे अजय जी ने बताया, उसके आने के बाद में ये और भी चैलेंजिंग एनवायरनमेंट हो जाती है। बिल्कुल। और अब जैसे जैसे लॉकडाउन की स्थितियां बदल रही हैं, थोड़ा सा ईज हो रहा है, मंडियां खुल रही हैं, अब मेरा सवाल यह है कि कोविड-19 के बाद अब जैसे जैसे सामान्य परिस्थितियां आएंगी, ऐसे माहौल के अंदर क्या आपको लगता है कि जो कमोडिटी बाजार को काफी दंड लगा है पिछले 2 महीने के टाइम फ्रेम के अंदर, उससे कितनी जल्दी हम उबर पाएंगे? और जो कमोडिटी का जो टर्नओवर बिल्कुल यूं समझिए कि क्रैश हो गया है, क्योंकि फिजिकल मंडीज बंद थी, यहाँ पे फ्यूचर मार्केट के अंदर ट्रेडिंग जरूर हो रही थी, लेकिन उसमें पार्टिसिपेशन एकदम से कम हो गया। अब उसके अंदर वापस से क्या आपको लगता है कि पार्टिसिपेशन एकदम से बढ़ेगा? क्योंकि इस समय पर काफी चैलेंजेस हैं, ये सभी से मेरा क्वेश्चन रहेगा, क्योंकि जो डे टू डे मेरी ट्रेडर से बातचीत होती है या उनसे जिस तरीके से हमारी कन्वर्सेशन होती है, उसमें सबसे बड़ा थ्रेट है लिक्विडिटी क्रंच। बाजार के अंदर इस समय पर लिक्विडिटी का क्रंच आने वाला है। दूसरा, एग्री प्रोड्यूस को लेकर के खास तौर के ऊपर, और जिस तरीके से अभी गवर्नमेंट ने प्रोएक्टिव होकर के अनाउंसमेंट्स की हैं, एसेंशियल कमोडिटी एक्ट को कर्व कर दिया गया, फिर इसके साथ साथ फार्मर्स के लिए काफी अच्छे पैकेजेस अनाउंस किए हैं, उसको देखते हुए आपको आफ्टर कोविड-19 के इस जो दौर के बाद में, इस एरा के बाद में फ्यूचर क्या नजर आता है कमोडिटी मार्केट का? अमित। हाँ जी, देखिए इसमें जो रिसेंट अनाउंसमेंट्स हुई हैं, अगर मैं उन पे गौर करूं तो जो 20 लाख करोड़ का पैकेज था, हालांकि उसमें कहना चाहूंगा कि लगभग 10 लाख करोड़ तो आरबीआई और गवर्नमेंट ने पहले ही अनाउंस कर दिए थे। तो इंक्रीमेंटल जो पैकेज आया है एमएसएमई के लिए, जो लोन्स है या क्रेडिट गारंटी स्कीम है, मैं थोड़ा सा स्केप्टिकल हूं कि कितना वो टेक ऑफ करेगा इस एनवायरनमेंट में। जैसे आपने बताया कि लॉकडाउन की स्थिति है, देखिए फाइनेंस में या इकोनॉमी में 2 चीजें होती है, एक होता है एक नोन अननोन और दूसरा अननोन अननोन। ये जो चीज है ये अननोन अननोन है क्योंकि ये एक इवॉल्विंग स्थिति है, यानी अभी भी वो स्थिति हमारे सामने नए नए चैलेंजेस लेके आ रही है। बहुत सारे कॉन्ट्राडिक्टरी कॉन्फ्लिक्टिंग स्टेटमेंट्स है कि वायरस के को लेकर खास करके, तो ये किस तरह से पैन आउट होगा ये किसी को नहीं पता। टू बी फेयर, कोई कितना भी बड़ा एक्सपर्ट हो वो श्योरली नहीं कह सकता, कोई मेडिकल एक्सपर्ट भी नहीं कह सकता कि किस तरह से पैन आउट होगा। हम ह्यूमन बींग्स का जनरली नेचर ये होता है कि हम हिस्ट्री को देखते हैं, लेकिन जब वो रिसेंट हिस्ट्री नहीं हो, 100 साल पहले हुआ था, स्पेनिश फ्लू हुआ था, उस टाइम पे जो इकोनॉमी के हालात थे, जो फाइनेंशियल जो मार्केट्स थे, जो हालात थे वो काफी अलग थे, काफी अलग थे। जो फाइनेंशियल अवेयरनेस थी, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स थे, वो नहीं थे जो आज अवेलेबल है। तो आज जो असर होगा, जो ग्लोबलाइजेशन का जो स्तर है जो आज है वो उस टाइम नहीं था।
तो उसके बावजूद भी उस समय लगभग 5 करोड़ लोग जो थे उसकी चपेट में आ गए थे, उतनी डेथ्स हुई थी और तो काफी बड़ा एक इवेंट था। तो उसके चलते अगर मैं हिस्ट्री को देख के कहूं तो एक अनप्रेसिडेंटेड इवेंट है मैं कहूंगा, और इवॉल्विंग इवेंट है। तो सरकार की भी जो उसको लेकर एक स्ट्रेटेजी है वो भी इवॉल्व होती रहेगी मेरे हिसाब से। लेकिन अगर हम ये कहें कि फर्स्ट वेव जो वायरस का है, अगर हम उसके बीच में है या अभी वो कुछ हो सकता है 1 आध महीने में खत्म होने वाला है, तो ये देखा गया है कि जब भी कोई पेंडेमिक या एपिडेमिक आई वुड से हुआ है या कोई बड़ा इवेंट हुआ है जिस वजह से इकोनॉमी को खतरा हुआ है, तो जब वो खत्म हो जाता है उसके इमीडिएटली बाद खास करके इंडियन इकोनॉमी में जहां पर हम लोग एसेंशियल्स पे ज्यादा जोर देते हैं, लग्जरीज पे नहीं, तो एसेंशियल चीजों का आप जो डिमांड है वो ज्यादा रोक नहीं पाएंगे। तो वो टेक ऑफ होना एक स्वाभाविक बात होगी कि वो अचानक से टेक ऑफ होगा। हाँ, इनमें कुछ सेक्टर्स हैं जैसे एविएशन हुआ, हॉस्पिटैलिटी हुआ, इनको टेक ऑफ होना या सिनेमा हॉल हुआ, इनको टेक ऑफ होने में बहुत टाइम लगेगा क्योंकि ये एक मेंटल एस्पेक्ट है जो लोग उभरना काफी डिफिकल्ट होगा। बट बाकी जो जरूरी चीजें एग्री टेक ऑफ होंगी। जी, मेरे हिसाब से एग्री कमोडिटीज के भी जो पैकेज अनाउंस हुआ है, अगर मैं उसकी बात करूं तो देखिए एक हमारे पास एक अच्छा मौका है अपने एग्रीकल्चरल सेक्टर को रिफॉर्म करने का। तो अगर इस पैकेज में देखा जाए 48,000 करोड़ रुपए जो दिए गए थे फिशरीज, हनी और हर्बल, यहाँ तक कि ऑर्गेनिक कमोडिटीज को भी पुश करने के लिए, तो ये काफी एक बड़ी घोषणा है। लेकिन इसका अमल होना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंडिया में काफी रिफॉर्म्स लाए जाते हैं बट ग्राउंड लेवल पे उनका इम्प्लीमेंटेशन कितना होता है ये डिबेटेबल है। 1 लाख करोड़ का जो पैकेज है वो डेफिनेटली लाया गया है एग्री सेक्टर के लिए। उसमें से मैं कहूंगा कि अगर हम इस स्थिति को अगर अपने एडवांटेज में यूज कर पाए कि बेटर वेयरहाउसिंग दे पाए, ई-नाम प्लेटफॉर्म को ऑल इंडिया बेसिस पे हम लोग कोऑर्डिनेट कर पाए कि ताकि फार्मर को सिर्फ अपने स्टेट में नहीं या एपीएमसी में ही लिमिटेड नहीं रहे, कभी भी ऑल ओवर इंडिया कहीं भी अपना वो माल बेच सके, तो उसको प्राइस डिस्कवरी बेटर मिले। इसकी तरफ अगर हम कॉन्शियस एक पुश करते हैं, कॉन्शियस एफर्ट करते हैं, तो ये एक्चुअली जो वायरस का स्थिति है हमारे लिए एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो सकता है, तो वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी हो सकती है। तो ये एग्री सेक्टर को लेकर मेरे हिसाब से एक पैकेज अनाउंस हुआ है, इम्प्लीमेंटेशन अगर हो जाता है तो उससे बेहतर चीज कुछ नहीं होगी। अनुज, मेरा सवाल आपसे यह है कि जिस तरीके के अभी रिफॉर्म्स करने की बात गवर्नमेंट कर रही है, ई नाम पे मैक्सिमम फार्मर्स को लेकर के आने की बात हो रही है, ट्रेडर्स की जो पार्टिसिपेशन है फिजिकल मंडीज के बीच के अंदर हमने कम देखी है। एग्जाम्पल है, अगर मैं मस्टर्ड की बात करता हूँ, अदर क्रॉप्स की बात करता हूँ जो अभी रिसेंटली रबी की आई, तो उसके अंदर में ये देखने को मिला कि गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर हुआ कि डायरेक्टली उसको प्रक्योर करे और उसको परचेज करे। फाइन, अब मस्टर्ड की अगर मैं पर्टिकुलरली एग्जांपल लेकर के बात करूं तो हरियाणा के अंदर, राजस्थान के अंदर राज्य सरकारों के ऊपर प्रेशर था कि किसानों से डायरेक्टली माल को प्रक्योर किया जाए। इसमें जो मीडिएटर था, इसमें जो आड़तिया था, वो कहीं ना कहीं साइडलाइन हो गया और अपने आप को साइडलाइन भी महसूस कर रहा है। तो ये किस तरीके का बदलाव आने जा रहा है और इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, ये हालांकि मैं देव जी आपसे भी और पिनाकन से भी ये सवाल करूंगा क्योंकि इसके ऊपर हमें शायद फ्यूचर दिखाई देता है कि फिजिकल मार्केट के जो ट्रेडर्स हैं उनकी पार्टिसिपेशन अगर फिजिकल उनकी पार्टिसिपेशन फिजिकल मंडीज के बीच के अंदर कम हो जाएगी और डायरेक्ट फार्मर का जो कनेक्शन है वो मिलर के साथ या अदर पार्टिसिपेंट्स के साथ में हो जाएगा, तो वो जो बीच का जो ट्रेडर है जो अभी तक एक्टिव रहा है फ्यूचर मार्केट्स के अंदर, एक्सचेंजेस के ऊपर और फिजिकल मंडी के अंदर, वो जब आउट हो जाएगा तो इसका कास्केडिंग इफेक्ट फ्यूचर मार्केट्स के ऊपर भी क्या पड़ेगा? देखिए सुरेश जी, ये जो सीन है ये अभी भी लाइव है। अगर हम वीट की क्रॉप को देखें तो इस बार गवर्नमेंट ने ऐसा ही किया है कि गवर्नमेंट ने डायरेक्ट पेमेंट जो है वो किसानों को करनी चालू करी है। तो बीच में जो आड़तियों का जो रोल था वो यहाँ पर काफी कम होता हुआ दिखाई दिया है। और जनरली अगर हम देखें तो जो फिजिकल प्लेयर्स हैं उसमें अगर हम देखें तो जो रेशो है आड़तियों का वो काफी ज्यादा है कि आड़ती जो है वो माल की आवक को देखकर अपनी पोजीशंस वो एक्सचेंज के ऊपर बनाते हैं। तो डेफिनेटली अगर आड़ती इस चेन से बाहर होते हैं, क्योंकि आड़ती एक ऐसा जरिया है जो कि
माल को मंडियों के अंदर किसान से लेकर कंज्यूमर तक पहुंचाता है। अगर वो हट जाएगा तो एक्चुअल जो पिक्चर सामने है वो यहाँ पर नहीं आ पाएगी। और जो आरती एग्रीकल्चर मार्केट के अंदर सबसे ज्यादा रोल पार्टिसिपेट करता है, क्योंकि वो आरती एक तरीके से यूजर भी होता है और वो कहीं ना कहीं इंपोर्ट एक्सपोर्ट को भी लेकर सामने नजर में रखता है और कहीं ना कहीं वो उस माल को स्टॉक भी करता है। तो उसके सामने पिक्चर होती है कि उसको माल को कहाँ तक लेके जाना है। तो कहीं ना कहीं उसका जो एक मोटिव होता है वो फ्यूचर्स मार्केट को लेके भी एक्टिव होता है। तो अगर इस चेन से आरती बाहर होता है तो कहीं ना कहीं हम देखेंगे कि जो ट्रेडर है या फिर जो फिजिकल ट्रेडर है वो शायद अपने को एक कमोडिटी मार्केट से हेज ना कर पाए। यहाँ पर एक ये सीन देखने को मिलता है। साथ में दूसरा ये है कि अगर आरती एक पॉजिटिव पॉइंट ये है कि अगर आरती मार्केट से बाहर होता है फिजिकल मार्केट से तो डेफिनेटली अगर उसका इंटरेस्ट है तो वो इस प्लेटफॉर्म को चूज कर सकता है एनसीडीएक्स को, एग्रीकल्चर कमोडिटी को ट्रेड करने के लिए। तो दोनों ही पहलू है। मगर हाँ, अगर धीरे धीरे आरती इस मार्केट चेन से बाहर होते जाएंगे तो उनका जो इंटरेस्ट है वो भी यहाँ से हो सकता है कि वो अब किसी और बिजनेस में देखना चालू कर दें, तो वो जो इंटरेस्ट है वो यहाँ पर थोड़ा लैग होता हुआ दिखाई देगा। अजय जी, क्योंकि माइनस के अंदर प्राइसेस का आ जाना और इस समय पर ये भी थ्रेट रहना कि सरकार आड़तियों का, क्योंकि देखिए अगर हम इस पूरे कमोडिटी बाजार को इस समय पर समझें तो एक्सचेंजेस का मैक्सिमम जो वॉल्यूम है एग्री कमोडिटीज को लेकर के पर्टिकुलरली, वो पर्टिकुलर वॉल्यूम जो जनरेट होता है वो मंडी आड़तियाज या जो फिजिकल मंडीज के बीच के अंदर में डायरेक्टली कोरिलेटेड है उनसे वॉल्यूम जनरेट होता है। अब अगर ऐसे के अंदर में फिजिकल पार्टिसिपेशन उनकी कम होती है तो इसका कास्केडिंग इफेक्ट फ्यूचर मार्केट्स के ऊपर क्या पड़ेगा और कोविड-19 की इस दौर के बाद में इसका बाजार की क्या नजर में आएगी और उस समय पर सिनेरियोस क्या होंगे, क्योंकि ये तो समझ में आ रहा है कि बाजारों का रंग और रूप दोनों बड़ी तेजी के साथ बदलने वाले हैं। भले ही वेयर हाउसिंग की कमी हो, स्टोरेज ना हो, भले ही इस समय पर अवेयरनेस उस पर्टिकुलर ट्रेड को करने की ना हो, क्या ये माने कि उस समय पर इन फ्यूचर एक्सचेंजेस के ऊपर ट्रेड करना फार्मर्स के लिए बेनिफिशियल होगा और फार्मर्स को भी चाहते और नहीं चाहते हुए इन प्लेटफॉर्म्स पे आना होगा और इसलिए इस चीज से भी तैयार होना होगा। प्राइस जीरो और हो सकते हैं। तो ये आपकी वॉइस बीच बीच में से ब्रेक हो रही थी, बट लास्ट का अगर आप वापस बोल सकते क्वेश्चन तो। मेरा सवाल, अच्छा जी आवाज आ रही है मेरी? हाँ, अभी क्लियर है। हाँ, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जिस तरीके से बाजार के सिनेरियोस चेंज हो रहे हैं और जिस तरीके से ट्रेड का रंग और रूप बदल रहा है, फिजिकल प्लेयर्स की जो पार्टिसिपेशन है वो मंडियों के अंदर कम हो रही है और फ्यूचर मार्केट्स के अंदर भी वही पार्टिसिपेंट्स हैं, तो फार्मर्स की इन्वॉल्वमेंट क्या यहाँ पर बढ़ती हुई आपको दिखाई देगी? नंबर एक। नंबर दो, क्या पार्टिसिपेंट्स को इसलिए भी तैयार रहना होगा कि अब एमएसपी वगैरह के ऊपर डिपेंडेंसी नहीं है, प्राइस शून्य भी जा सकता है और उसके नेगेटिव भी जा सकता है। ओके, तो फिर से जो सुनने वाली बात है वो मुझे तो नहीं लग रहा है, जो एक था मैंने बताया टेक्निकल है। कमिंग ऑन द वॉल्यूम साइड, सबसे पहले मैंने एक कंपैरिजन रखा है 2019-20 का। अगर हम एग्री एनसीएस की बात करें तो जनवरी में हमने ओवरऑल फ्लैटिस वॉल्यूम में चेंज देखा था, बट अगर मार्च, अप्रैल और मई में देखा जाए तो मार्च में करीबन 22% का वॉल्यूम में ड्रॉप था, अप्रैल में 73% और मई में अगर देखें तो करीबन 80-85% का वॉल्यूम ड्रॉप था, जो काफी इंपॉर्टेंट एक ट्रिगर करता है। बट हाँ, एक तरफ हम देख रहे हैं कि मंडियां बंद थी तो फ्यूचर का डेफिनेटली जब अंडरलाइन नहीं दिखेगा तो पार्टिसिपेशन कम होगा और जो माहौल था अप्रैल और मई में वो एक जान को लेकर ज्यादा था, जाकि हम ट्रेड की बात करें तो टाइम में मुझे लगता है कि जो पार्टिसिपेशन एक्सचेंजेस का रहेगा वो आने वाले टाइम में और बढ़ेगा। और खास करके जो ईसीए में अमेंडमेंट किया है, एसेंशियल कमोडिटी एक्ट में जो चेंजेस किया है, आई थिंक ये गेम चेंजर रहेगा फ्यूचर एक्सचेंज के लिए। पहले क्या होता था कि कोई फार्मर्स अगर माल दूसरी जगह भी ले जाना चाहता था तो वो एक रेस्ट्रिक्शन था और प्राइस में भी ऐसा कुछ जगह पे सुनने में आता है कि ये सपोज एपीएमसी है या ये मंडी है, इस भाव में ही आपको बेचना है या ये भाव ही आपको लागू रहेगा। अब ये चीज निकलेगा
और सेकेंडली जो पार्टिसिपेशन की बात कर रहे हैं कि मिडिलमैन निकल जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। आज अगर हम ब्रोकिंग इंडस्ट्री से बात करें तो आज हम डिस्काउंट ब्रोकिंग भी है मार्केट में साइड बाय साइड, जो ट्रेडिशनल ब्रोकर दोनों ही चल रहे हैं। ठीक है, चैलेंजेस अपनी अपनी तरफ है, कुछ फीचर्स बोल सकते हैं हम इसमें इवॉल्व होगा या कुछ सर्विसेज और इवॉल्व होगी कि जो मिडिलमैन है वो अदर सर्विसेज के साथ आएगा। बट ओवरऑल मुझे लगता है कि जो फ्यूचर एक्सचेंजेस है ये प्राइस डिस्कवरी के लिए बहुत बड़ा प्ले रोल करेगा। साथ में मैं दो डेटा और देना चाहूंगा। 2003 में हमने सार्स का इश्यू देखा था, एक और एपिडेमिक हुआ था, और 2007-8 में भी देखा था। यहाँ पे भी हमने प्राइजेस में काफी बड़ा उछाल देखा गया, 30 से 40% तक का प्राइजेस में उछाल आया था। तो टाइम में मुझे लगता है कि जिस ढंग से फिजिकल में चीजें नहीं इवॉल्व हो रही है तो फ्यूचर्स पे डेफिनेटली इसका इन्वॉल्वमेंट बढ़ेगा आगे जाकर। और जो एक पॉइंट ये भी था कि प्राइजेस में क्या आउटलुक रहेगा, तो मुझे लगता है कि कम से कम के अंदर अगले 6 महीने के अंदर हम नाना करके भी 25 से 30% का उछाल देख सकते हैं। नॉट नेसेसरी कि हम चने की बात कर रहे हैं या जीरे की बात कर रहे हैं, बट ओवरऑल अगर हम बात करें तो फूड क्राइसिस की पॉसिबिलिटी बिल्कुल है अगर ये कोविड-19 का सेकेंड वेव हिट होता है। इवन आई थिंक 2-3 दिन पहले ही चाइना ने भी एक अलर्ट किया था कि अगर सेकेंड वेव ऑफ कोविड-19 होता है, क्योंकि आप समझिए जनवरी फरवरी तक हमारा जो सप्लाई चेन था वो बिल्कुल मेंटेन था, और अचानक ही हमने मार्च अप्रैल मई में इसका इम्पैक्ट इंडिया में भी आते हुए देखा। तो जो पुराना माल हमारे पास पड़ा था या सप्लाई में स्टोरेज में पड़ा था, स्टॉकिंग, वो पूरा टेक केयर कर लिया लास्ट 7 दिनों के लिए। बट अब प्रॉब्लम क्या आ रही है कि नया माल प्रोक्योरमेंट नहीं हो रहा है। काफी फैक्ट्रियों में मैंने बात किया तो उन्होंने भी यही कहा कि माल प्राइजेस अच्छे हैं, हमको लेना भी है माल आगे करने के लिए, बट लेबर इशू है, साथ में लॉजिस्टिक इशू की वजह से हम प्रोक्योरमेंट नहीं कर पा रहे, हम माल नहीं ले पा रहे। साथ में मानसून सामने है, तो कोई भी टेक एग्जांपल ऑफ स्पाइसेस, तो स्पाइसेस से कुछ बंदों से मेरी बात हुई थी कंपनियों में, तो बोले अगर हम माल ले भी लेंगे, सामने मानसून है तो थोड़ा बहुत मॉइस्चर कंटेन का ये सब का इशू भी आएगा, तो कोई बड़ा माल ले नहीं पा रहा है। तो ओवरऑल मुझे प्राइस वाइज देखेंगे तो मुझे लगता है कि बी रेडी कि एग्री के अंदर अगले 3 से 4 महीने की बात करें तो प्राइजेस बहुत अच्छा शूटअप करेगी, क्योंकि सप्लाई लाइन अभी जो कंज्यूमर है उन्होंने भी जो स्टॉक 1 महीने के लिए रखते थे वो बढ़ा के 2, 2.5, 3 महीने तक पहुंच चुके हैं। सेकेंडली जो रिटेलर है या होलसेलर है या स्टॉकिस्ट है, इनका पूरा जो स्टोरेज है वो अब नील हो चुका है, और जो कंपनीज है जो स्टॉक लेके चलते थे वो बिल्कुल अभी नील पे बैठे हुए हैं। नया प्रोडक्शन होगा तो ये सप्लाई फुलफिल होगी। तो मुझे लगता है कि अच्छा खासा डिमांड आएगा, और खास करके ईसीए निकलने की वजह से, ईसीए में जो अमेंडमेंट हुआ एसेंशियल कमोडिटी एक्ट में, इसकी वजह से नया इन्वेस्टमेंट जरूर इसमें बढ़ेगा। तो ओवरऑल आई एम वेरी मच बुलिश फॉर वॉल्यूम आल्सो। एग्री के अंदर अगले 6 महीने के अंदर आप एक बहुत ही बड़ा वॉल्यूम एप्रिसिएशन देखेंगे, पार्टिसिपेशन और बढ़ेगा। हाँ, जो नेगेटिव वाला है वो थोड़ा सा एक मन में थोड़ा सा एक अनसर्टेनिटी पैदा जरूर करता है, बट मुझे लगता है कि जो हो चुका है वो एक टेक्निकल था, अब आगे जाके होगा नहीं। और इन्वेस्टमेंट इन एग्री, चाहे हम 2003 का एग्जांपल ले ले, 2007-8 का एग्जांपल ले ले, आई एम वेरी मच बुलिश ऑन वॉल्यूम आल्सो एंड आई एम वेरी मच बुलिश ऑन प्राइस आल्सो। कपिल जी, चूंकि हमने काफी रिफॉर्म्स देखे और गवर्नमेंट भी प्रोएक्टिव हुई, अब चूंकि एक्सचेंजेस, मुझे याद आता है 2003 जब एक्सचेंजेस को लेकर के बात किया चलती थी कि जी फार्मर्स के लिए प्लेटफॉर्म है और फार्मर्स इसके अंदर आएगा और क्रॉप को अपनी सेल करेगा और उसको एक बेटर प्राइस मिलेगा। क्या वो समय आ गया है जहां पर फार्मर्स की वाकई के अंदर जो पार्टिसिपेशन है, नंबर 1 वो बढ़नी चाहिए? क्या इसके लिए एक्सचेंज रेडी है? उसके पास रोड मैप क्या है ताकि फार्मर्स की जो पार्टिसिपेशन है वो यहाँ पर बढ़ाई जा सके, चाहे एफपीओ के जरिए, चाहे एफपीसीज के जरिए? और क्या इस समय पर जो ट्रेडर्स को लेकर के जो चैलेंजेस है, क्योंकि ये लग रहा है जैसा कि अभी अजय जी ने भी बताया कि जो मई के वॉल्यूम्स अगर हम देखें तो मोर देन 80% उसके बीच में डाउनफॉल आया है। तो ऐसी स्थिति के अंदर एक्सचेंज क्या रेडी है नए रिफॉर्म्स के लिए? नंबर 1, और नंबर 2, अपनी जो ट्रेडिंग ऑडियंस है उसको शिफ्ट करने के लिए, मैं यहाँ पर वर्ड यूज कर रहा हूँ ट्रेडिंग ऑडियंस, क्योंकि अभी तक यहाँ पर जो पार्टिसिपेशन थी वो ब्रोकिंग हाउसेस और ट्रेडर्स की रही है। अब क्या इसको थर्ड लेन के ऊपर में, यानी कि एफपीसीज,
एफपीओ, फार्मर्स इस लेन के ऊपर भी शिफ्ट करने की क्या जरूरत दिखाई दे रही है? क्या वाकई के अंदर उस ग्राउंड के ऊपर हमें काम करना चाहिए? और दूसरा इसी में मैं ऐड ऑन करूंगा। यस सुरेश जी, इसमें कपिल जी मैं एक चीज और ऐड करना चाहूंगा। आपने एग्री इंडेक्स को लॉन्च किया है और इस एग्री इंडेक्स से किस तरीके से हेलो जी आप मेरे को सुन पा रहे हैं सुरेश जी? जी 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 देखिए बहुत सारे पॉइंट हो गए हैं, बट मैं जहां से अजय जी ने समाप्त किया था वहां से शुरू करना चाहूंगा। देखिए ये जो भी पूरा इंसिडेंट हुआ है, आई थिंक एग्री सेक्टर एक ऐसा रहा है जो सबसे ज्यादा डिस्कस हुआ और सबसे ज्यादा उसके ऊपर बात हुई है, क्योंकि फूड सप्लाई इज मोस्ट इंपॉर्टेंट और फार्मर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना ताकि वो आगे भी फूड सप्लाई को इंटैक्ट रख सके, एक प्राइम रेस्पॉन्सिबिलिटी थी जो गवर्नमेंट का फोकस था और स्टेट गवर्नमेंट का भी फोकस था। अगर इस पूरे एपिसोड में आप सिल्वर लाइनिंग देखेंगे तो जो रिफॉर्म्स एग्री में गवर्नमेंट ने लिए हैं, जो कि अभी अनुज ने और अमित ने भी बोला है, वो एक कोई ऐसा रिफॉर्म नहीं है जो कि शॉर्ट टर्म अभी की कंडीशन को हैंडल करने के लिए रिफॉर्म लिया है। आई थिंक ये वो रिफॉर्म है जो ये मार्केट पिछले 10-15 साल से, जब से ये फ्यूचर्स मार्केट डेवलप हुआ है, वेट कर रहा था कि गवर्नमेंट किस तरीके से कब इन रिफॉर्म्स को लेके आएगी। तो मैं पॉइंट वाइज पॉइंट शुरू करूंगा। देखिए मार्केट 2003 में शुरू हुआ, 2004 से ट्रेडिंग शुरू हुआ, अच्छे से टेक ऑफ किया, बट उसके बाद आप बीच बीच में जो इंटरप्शन देखेंगे, चाहे वो इसेंशियल कमोडिटी एक्ट की वजह से हो, चाहे वो कमोडिटी फ्यूचर्स का सस्पेंशन हो, या फिर उससे रिलेटेड कोई भी एस्पेक्ट हो, ये मार्केट कंटिन्यूअसली हिट होता रहा और उसकी वजह से जो पार्टिसिपेशन ओवरऑल है जो होना चाहिए कमोडिटीज एज एन एसेट क्लास कभी भी डेवलप नहीं हुआ इंडियन मार्केट में। बट आई थिंक ये जो रिफॉर्म गवर्नमेंट ने लिए हैं वो इन सब चीजों को कवर करते हैं। तो सबसे पहले रिफॉर्म जो है, जो कि पिछले 2-3 साल से चल रहा है, वो है ENWR, इलेक्ट्रॉनिक नेगोशिएबल वेयर हाउस रिसिप्ट। तो अगर आप किसी भी डेवलप कंट्री में जाएंगे, वहां जो फिजिकल ट्रेडिंग का सिस्टम है वो ENWR है। मींस विद अ क्लिक ऑफ बटन यू कैन मूव मिलियन टन्स ऑफ कमोडिटीज फ्रॉम हेयर टू देयर। और आई थिंक इसका इंटीग्रेशन जितनी भी ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस हैं, चाहे वो इनएम हो, चाहे वो NEML हो, या जितने भी स्पॉट एक्सचेंज है, होने के बाद जो पूरा वैल्यू चेन है उसमें जो एफिशिएंसी क्रिएट होगी, और जब गवर्नमेंट ये बोल रही है कि आप किसी भी वेयर हाउस में जाके जो WDR अप्रूव्ड है, ENWR जनरेट कर सकते हैं और वहीं से सेल कर सकते हैं, वो जो एफिशिएंसी जनरेट होगी वो अट्रैक्ट करेगी उन सारे लोगों को एग्री में आके इन्वेस्ट करने के लिए जो कि इसकी कॉम्प्लेक्सिटी को देखते हुए अभी दूर रहते थे। देखिए किसी भी सेगमेंट में अगर आपको इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है, आपको फंड लाना है, तो आपको उस सेगमेंट में जो ट्रेड है, ईज ऑफ ट्रेडिंग जो है, उसको लाना पड़ेगा। आई थिंक ENW बहुत बड़ा स्टेप है। दूसरा जो गवर्नमेंट ने बोला है कि आप आउट ऑफ मंडी ट्रेड कर सकते हैं, APMC को बहुत सारे स्टेट ने रिलैक्स किया है, इवन आउट ऑफ APMC ट्रेड करने के लिए एक उन्होंने बेनिफिट दिया है। ये जो स्टेप है, आई थिंक जो बहुत एफिशिएंटली आई विल से APMC मार्केट, and we should really applaud the way they have managed to run this agri market despite so much of complexities, उसको ईज करने की कोशिश किया है। देखिए एग्री कमोडिटीज सीजनल कमोडिटीज हैं, साल में एक बार प्रोड्यूस होती हैं और उसको 12 महीने किसी ना किसी को यूज करना है, और जब 12 महीने यूज होना है तो किसी ना किसी को उनको लेके रखना पड़ेगा, और लेके रखने के लिए आपको फंडिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत होती है, जो कि APMC में जिनको भी हम चाहे ब्रोकर बोले या आरती बोले, जो को इसको बहुत एफिशिएंटली कर रहे थे। अभी गवर्नमेंट ने एक और एफिशिएंसी लाने की कोशिश की है कि आपको APMC लाने की जरूरत नहीं है, आप बाहर से बाहर ही उस चीज को ट्रेड कर सकते हैं। आप क्यों चाहते हैं कि फार्मर अपने गांव से 50 किलोमीटर दूर मार्केट में माल लेके जाए और फिर उस माल को वापस एक ट्रेडर 50 किलोमीटर वेयर हाउस में लेके जाए, सीधे वेयर हाउस में लाके उसको, तो जो वो एफिशिएंसी क्रिएट होगी ये बहुत सारे लोगों को अट्रैक्ट करेगी। इसेंशियल कमोडिटी एक्ट जो गवर्नमेंट ने हटाया है, ये मार्केट के कॉन्फिडेंस को बूस्ट करेगी, स्पेशली एट द टाइम जब हम इस मार्केट में म्यूचुअल फंड की एंट्री को देख रहे हैं, इस मार्केट में हम PMS की एंट्री को देख रहे हैं, इस मार्केट में हम ऑल्टरनेट जो फंड्स हैं उनकी एंट्री को देख रहे हैं, और इन तरह के इंस्टीट्यूशनल पार्टिसिपेशन की एंट्री तभी पॉसिबल है जब एक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हो और किसी तरह का परसीव रिस्क ना हो उस मार्केट में एंट्री करने के लिए। तो आई थिंक ये बहुत बड़ा स्टेप है। और दूसरा, गवर्नमेंट जिस तरीके से अभी अगर आप निर्मला सीतारमण जी का सुनेंगे तो
प्लान कर रही है कि किस तरीके से वो फार्मर को कोई ऐसा टूल दे सके जहाँ पे वो अपने प्राइस को इंश्योर कर सके। इन अपॉर्चुनिटीज को मैं माफी के साथ बीच में टोकना चाहूंगा जी। इन अपॉर्चुनिटीज को कैश करने के लिए एक्सचेंज पर्टिकुलरली क्या लेकर के आ रही है और एक्सचेंज पे इसको कैसे कैश किया जाए? देखिए, एक्सचेंज इस डायरेक्शन में बहुत पहले से काम कर रहा है। ENWR का जो मॉडल है, एक्सचेंज ने पिछले साल ही 100% जो एक्सचेंज के ऊपर फिजिकल ट्रांजैक्शन होते हैं वो ENWR के थ्रू कर दिए। जितने भी वेयर हाउस है एक्सचेंज के पास, सब WDR अप्रूव वेयर हाउसेस है, यानी कि वहां से आप ENWR जनरेट कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड और जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स हैं उनका पार्टिसिपेशन अलाउ हो गया। एक्सचेंज ने जो भी सारे सिस्टम थे, चाहे वो कस्टोडियन हो चाहे वो बैक ऑफिस हो, सब स्ट्रेंथन कर लिया। अनफॉर्चुनेटली उनका पार्टिसिपेशन भी शुरू हो गया है। सो आई थिंक और अनदर जो स्पेशल एक एक्सचेंज इनिशिएटिव है वो आप देखेंगे कि FPO के साथ एक्सचेंज का एंगेजमेंट, स्पेशली NCDX का एंगेजमेंट बहुत बड़ा है। और पिछले 3 साल में हम 300 के लगभग FPOs को ऑनबोर्ड ला चुके हैं और जिसमें से 100 के लगभग FPOs अभी ट्रेड कर रहे हैं एक्सचेंज के ऊपर, जो कि एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। फार्मर्स को एक रूरल एरिया से लेके आना, उनको एजुकेट करना और उनको फ्यूचर्स मार्केट पे ट्रेड कराना। तो एक्सचेंज जितने भी कितने फीसद उनकी पार्टिसिपेशन मानी जाए, कितने % का आपको वॉल्यूम दे पा रहे हैं? देखिए, परसेंटेज टर्म्स में नहीं बोल सकते हम, बहुत लो है, क्योंकि वो इस मार्केट को FPO का हम वॉल्यूम जनरेटर किसी भी एक्सचेंज पर नहीं देखते। वो हेजर्स हैं, अपना प्रोड्यूस वो इकट्ठा करते हैं और एक्सचेंज पे लाके उसकी डिलीवरी देते हैं और इस तरीके से अपने प्राइस को मैनेज करते हैं। सो दे आर नॉट रेगुलर पार्टिसिपेंट्स जो डे बाय डे ट्रेड करते हैं। बट द इम्पोर्टेंट पार्ट इज दैट कि फार्मर्स ने गवर्नमेंट और APMC के अलावा एक तीसरे प्लेटफॉर्म को प्राइस डिस्कवरी के लिए अपनाना शुरू कर दिया है। सो आई थिंक दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और जिस तरीके से गवर्नमेंट 10,000 FPOs को बनाने की बात कर रहा है, उनको लो कॉस्ट वर्किंग कैपिटल प्रोवाइड करने की बात कर रहा है, FPO स्लोली एंड ग्रेजुअली बहुत जल्दी एक बहुत स्टेब्लिश टूल फार्मर्स का जो पूरे मार्केट में एक्टिव होगा। अगर आप देखेंगे बहुत सारी कंपनियां भी डायरेक्ट FPO के साथ एंगेजमेंट कर रही है, बहुत सारी FPOs स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में अपने आप को डेवलप कर रही है। तो जो ग्राउंड लेवल पे इश्यूज था वो स्ट्रीमलाइनिंग FPO और ये गवर्नमेंट के रिफॉर्म से होगा, जो कि एग्री ट्रेडिंग को धीरे धीरे बहुत ल्यूक्रेटिव और इजी बनाएगा। पिनाकिन जी, मेरा आपसे ये सवाल है कि जिस तरीके के रिफॉर्म्स की हम बात कर रहे हैं और जो हमारा बेसिकली टॉपिक है कि कोविड-19 के बाद एक्सचेंजेस, कमोडिटी पर्टिकुलरली, उसको किस नजर से देखा जाए, अपॉर्चुनिटीज क्या दिखाई देती हैं आपके पॉइंट ऑफ व्यू से? अपॉर्चुनिटीज कहां पर है कमोडिटीज के अंदर में? क्या इज इट अ राइट टाइम टू एंटर द कमोडिटी मार्केट और अ ट्रेडर मस्ट हैव टू वेट फॉर अ बेटर टाइम? मैं आपके सवाल का 2 हिस्सों में जवाब देना चाहूंगा। पहला, जहां से मेरे श्री कपिल ने बताया था, कोई भी कमोडिटी मार्केट्स का इकोसिस्टम जो होता है वो सबसे अहम हिस्सा होता है वो मार्केट्स को डेवलप करने के लिए। आज अगर मैं इंडिया की बात करूं, हमारे इकोसिस्टम की बात करूं, तो हमारे इकोसिस्टम में फ्यूचर्स है, बट हमारा एक ऐसा मात्र देश होगा जहां पर फ्यूचर्स चल रहे हैं 15 साल से और दूसरे कोई टूल्स तक सक्सेस नहीं हो पाए। एक सक्सेसफुल मार्केट नहीं बन पाया है, एक ऑप्शंस का टूल नहीं मिल पाया है। जैसे ENWR श्री कपिल बता रहे थे, तो ENWR एक बहुत ही उम्दा इंस्ट्रूमेंट है क्रेडिबिलिटी लाने का, ट्रस्ट लाने का स्टेक होल्डर्स के लिए। बट उसमें भी और बेहतर चीज़ें आएंगी आते दिनों में। तो टाइम पे ये एकदम राइट है आने के लिए, उसमें कोई 2 राहें नहीं है। दूसरी बात, रिफॉर्म्स की अगर मैं बात करूं तो ENWR में जैसे फंडिंग हो गया, ईज ऑफ फंडिंग हो गया। आज अगर मुझे फंडिंग अगर इजीली मिल जाता है, तो अगर मैं एक फार्मर हूं या मैं एक ट्रेडर हूं या मैं एक हेजर हूं, तो मेरी शॉर्ट टर्म नीड्स है वो वहीं से सेटिस्फाई हो जाएगी। तो मैं एक्सचेंज पे आऊँगा, अपना हेज करूँगा, फंड लूँगा, अपना काम कर लूँगा, मेरा काम हो गया, मैं वापस रिटर्न कर दूंगा। ये शुरू तो हुई बट काफ़ी हद तक सक्सेस नहीं हो पाई। तो जैसे जैसे मार्केट्स आते दिनों में और इवॉल्व होंगे, वैसे वैसे ये सारे टूल्स और अपने आप में आएंगे उभर के, लोगों के लिए, फार्मर्स के लिए, दूसरे सारे बेनिफिशियरीज के लिए, जो भी इकोसिस्टम का हिस्सा है, वो सब अपनी अपनी तरीके से इन इंस्ट्रूमेंट्स को यूज़ करेंगे और वो सिस्टम में रहेंगे भी,
और इसको और बड़ा करेंगे भी। तो मेरे हिसाब से मार्केट्स आर येट टू मैच्योर इन अ मोर बेटर वे इन कमिंग डेज, और इसका लाभ एक्सचेंजेस को भी होगा, फिजिकल मार्केट्स को भी होगा, और सभी स्टेक होल्डर्स को भी होगा। तो मेरे हिसाब से यस, राइट टाइम है किसी भी फार्मर या ट्रेडर के लिए सिस्टम में बने रहने के लिए, सिस्टम से वाकिफ होने के लिए। जो सबसे अहम हिस्सा है वो अवेयरनेस का। अवेयरनेस अगर होगी तो ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस होगी तो इसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ ट्रेडर्स के लिए, स्टेक होल्डर्स के लिए होगा। जैसे कपिल जी बता रहे थे एफपीओज के बारे में। एफपीओज पिछले 2 या 3 साल में ही एफपीओज एक बहुत उम्दा टूल उभर कर आया है हम सभी के सामने, जो एक्सचेंज में पार्टिसिपेट भी करता है और अपना पोजीशंस हेज करके चलता भी है, और सही टाइम पर डिलीवरीज देके निकल भी जाता है, या अकॉर्डिंगली अपनी पोजीशंस भी कर लेता है। उसके लिए एक्सचेंजेस ने काफ़ी सारी रियायतें दी है उनको। ट्रांजैक्शन चार्जेस में हो सकता है, वेयरहाउसिंग चार्जेस में। अगर मैं बीएसई की बात करूं तो वी डोंट लेवी एनी वेयरहाउसिंग चार्जेस। ट्रांजैक्शन चार्जेस तो सबसे कम है ही, वेयरहाउसिंग चार्जेस भी हमारे कोई नहीं है, कोई एसएन चार्जेस भी नहीं है एफपीओज के लिए। तो ये सब क्या है, वेलकम मूव है आज एफपीओज के लिए भी या दूसरे ट्रेडर्स एसोसिएशंस के लिए भी, जो आगे चलकर आए और हेजिंग की अहमियत समझ के एक्सचेंज का और एक्सचेंज के टूल्स का सही इस्तेमाल करे और यहाँ पर अपना जो पर्पस है वो सॉल्व करे। अब 16 से 17 साल वैसे हो चुके हैं दवे साहब एक्सचेंजेस को इंडिया के अंदर ऑपरेट करते। अब इन 16 से 17 सालों के अंदर आज भी ऐसा लगता है कि बाजार जो कमोडिटी फ्यूचर मार्केट है वो मैच्योर नहीं हुआ, और उसकी जो एक्सेप्टेंस है जिन लोगों ने आपका वॉइस नहीं है, आपका वॉइस नहीं आ रहा तो मेरा सवाल ये है कि 16 से 17 साल का समय हो गया है। इन 16 से 17 साल के बीच में आज भी ये रियलाइज होता है कि हमारे इंडिया की कमोडिटी एक्सचेंजेस और कमोडिटी मार्केट्स पूरी तरह से मैच्योर नहीं हुए हैं। अभी भी उनमें बहुत सारी खामियां हैं, अभी भी हम अवेयर नहीं कर पा रहे हैं। और जो लोग स्टार्टिंग के अंदर में जुड़े थे, जो इस पर्टिकुलर कमोडिटी मार्केट से कहीं ना कहीं अटैच थे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, उन लोगों ने अपनी पार्टिसिपेशन इनिशियल स्टेज के बीच में दिखलाई थी, उन्होंने भी कहीं ना कहीं अपना किनारा कर दिया, जिसका असर यह दिखाई दिया कि एक्सचेंज के ऊपर ट्रस्ट और वॉल्यूम दोनों ही खत्म होने लगे। उसको देखते हुए कांग्रेस जो क्या प्लान कर रही है, जो हिस्ट्री रही है, जो हिस्टोरिकल मूव्स रहे हैं, उसको देखते हुए इससे मार्केट का जो कॉन्फिडेंस है वो बिल्ड होगा। जी, जैसे कि आपने बताया बीएसई के बारे में, मैं एक ब्रीफ करूं सबको। बीएसई एक 144 साल पुरानी संस्था है, एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है, और अब 1 साल हुआ है हम कमोडिटीज में हमने एंट्री की है, और कंपटीशन कहीं भी कभी भी बेटर सर्विस दिलाता है स्टेक होल्डर्स को। तो आज जब बीएसई आया है मार्केट में, तो हमने आते ही बहुत सारी छूट भी दी है, और जो कोशिश है हमारी वो एक रोबस्ट सिस्टम बनाने की है। तो इसमें इस सिस्टम को बनाने में थोड़ा सा और समय भी लग सकता है। जैसे आपने बताया कि इंडिया में मार्केट्स काफ़ी 16 साल से ट्रेड हो रही हैं, बट शुरुआती दौरों में इसमें पार्टिसिपेशन काफ़ी देखा गया था, और फिर वापस हमने थोड़ा बैकस्टेप देखा है। तो उसका सबसे बड़ा रीज़न ये भी है कि हमारी मार्केट्स अभी तक उतनी मैच्योर ही नहीं हुई है, सिर्फ फ्यूचर्स मार्केट ही है। हाँ, ऑप्शंस हमको बहुत देरी से मिले हैं, हालांकि इट्स ऑलवेज बेटर टू बी देयर रेदर देन नेवर। सो अब वी हैव सीन द ऑप्शंस सीइंग द लाइट ऑफ द डे, वी आर सीइंग द पार्टिसिपेशन फ्रॉम द एएफ, फ्रॉम द म्यूचुअल। तो कोई भी मार्केट को मैच्योर बनाने के लिए, आज मैं अगर इक्विटी की बात करूं तो इक्विटी में स्पॉट है, ऑप्शंस है, फ्यूचर्स है, है, म्यूचुअल फंड्स है, एफआईआईज है, ये सारे पूरा इकोसिस्टम बनाता है आज इक्विटी का। उसके सामने कमोडिटीज में ऑप्शंस भी अभी 2-3 साल पहले आए हैं,
और फ्यूचर्स ही अभी तक चल रहे थे। तो इसकी भी काफ़ी कमी है। तो आते दिनों में ये सारे पूरा जब ये इकोसिस्टम बन जाएगा फाइनेंशियल मार्केट्स का, तो इसमें पार्टिसिपेशन आपको और दिखेगा। और कोशिश हमारी भी यही है कि हम एक बेहतर प्लेटफॉर्म दे प्राइस डिस्कवरी का, और एक बेहतर प्लेटफॉर्म दे लोगों को हेज करने का, जिससे कि लोग यहाँ पर आए और उतना हेजिंग का जो नीड है, जो प्राइस डिस्कवरी है, जो मेन मोटो है ये मार्केट का, वो बिल्कुल, क्योंकि 5 है और बहुत ज्यादा नहीं हुआ। लोगों को एक चीज की एनालिस्ट से खास तौर के ऊपर उम्मीद रहती है कि आज एनालिस्ट अपने पिटारन को क्या निकालेगा और कौन सी फायदे की जो बात है वो करके जाएगा। अजय जी, सबसे पहले आपके पास कि कौन सी कमोडिटी आपको इस दौरान कोविड-19 के इस एरा के अंदर में सबसे बेस्ट लग रही है और बेस्ट रिटर्न देने वाली है? ओके, जिस से हमने वॉलिटिलिटी देखी है तो छोटे जो ट्रेडर्स है उनको तो थोड़ा अवॉइड ही करना चाहिए। बट ओवरऑल अगर हम 6 महीने की अवधि की अगर बात करें, क्योंकि वॉलिटिलिटी काफी रही है आगे भी, ऐसा नहीं कि जो हमने पिछले 4 महीने में वॉलिटिलिटी देखी हुई है, आगे के 4-5 महीना और रहेगी। सबसे पहला है अभी भी गोल्ड में आपको 52,000 तक का लेवल दिखेगा। गोल्ड से ज्यादा तेज मैं सिल्वर समझता हूँ, क्योंकि एक मेटल भी है। गोल्ड सिल्वर रेशियो 16 अप्रैल के करीब हमने इसको 126 तक आते हुए देखा, करीबन अभी 100 के करीब है, जो एवरेज से काफी ऊपर है। चांदी मुझे लगता है कि अगर इमीडिएट टारगेट की अगर बात करें तो मुझे लगता है 58 से 60,000। बट मेरी पर्सनल सलाह रहेगी, अगर कोई 1-2 साल के आउटलुक ले तो चांदी 1 लाख का लेवल दिखा सकती है। तो ये तो 2 हो गई नॉन एग्री के अंदर। एग्री के अंदर मुझे चाइना सबसे अट्रैक्टिव लगता है। 4,000 से 4100 का जो रेंज है वो काफी बेटर रेंज है। यहाँ से लेके तो मुझे लगता है कि अभी ईसीए का डर नहीं है, तो मेरा टारगेट थोड़ा सा बढ़कर मैं बोल सकता हूँ। अदरवाइज हम लोग 46-47 ही पकड़ते थे। करीबन 5200 से 5300 तक के भी लेवल मैं चेन्नई में देख रहा हूँ। और अदर देन दैट अगर एक और एग्री की बात करें तो मुझे लगता है कॉटन सीड ऑयल केक के अंदर मुझे लगता है कि करीबन 3000 तक के लेवल हम सितंबर तक देख पाएंगे। तो 4 कमोडिटी है, पहला गोल्ड, दूसरा सिल्वर, और एग्री के अंदर मुझे चाइना और कॉटन सीड ऑयल केक 4 आइटम है। आपकी आवाज नहीं आ पा रही। नहीं, आवाज नहीं, फिर से बोलेंगे, आपकी आवाज नहीं आ पा रही। स्टॉप लॉस कमोडिटीज में। ओके, जी, जब से मैंने 6 महीने का आउटलुक बोला तो गोल्ड का इस वक्त प्राइस 47 है। थोड़ा इसको पार्ट बाय पार्ट ले 45 के आसपास से, तो आई थिंक 43,000 का स्टॉप लॉस रहेगा, ऊपर में 52 का टारगेट रहेगा। और चांदी मैंने वैसे भी 1-2 साल के लिए बोला हूँ, तो आई थिंक थोड़ा सा कंसर्न रहेगा इसमें वॉलिटिलिटी। बट ऑलरेडी अगर हम देखें तो चांदी ज्यादा अट्रैक्टिव है। 36,000 के स्टॉप लॉस से अगर 44-45 का रेंज मिलता है तो अगले 3 महीने में तो हम करीबन 58,000 तक का लेवल देख पाएंगे। और जैसे मैंने 1-1.5 साल की अवधि की बात की तो 1 लाख हो जाएगा। वहीं अगर चेन्नई की बात करें तो चेन्नई में मुझे लगता है छोटा स्टॉप लॉस 3700 का रहेगा, जो एकदम ही सेफ है। अदरवाइज 38 भी लगा के चल सकते हैं। ऊपर में 52 से 53,000 का लेवल दिखा सकता है। साथ में अगर कॉटन सीड ऑयल केक की बात करें तो मल्टीपल ऑफ टाइम हमने 1700-1750 का एक बेस बनते हुए देखा है। तो उस बेस के नीचे, क्योंकि अब जिस से चीजें ओपन होगी तो थोड़ा प्रेशर बन सकता है, तो मुझे लगता है 1600 का स्टॉप लॉस से बाय करें तो 3000 का लेवल कॉटन सीड ऑयल केक। अनुज, आपको क्या लगता है कौन सी कमोडिटी हॉट कमोडिटी, और इस समय पर इस एरा के अंदर में किस कमोडिटी में इन्वेस्ट करना चाहिए फायदे का सौदा? देखिए, हमें लगता है कि बुलियंस तो है ही जो ऑलरेडी ट्रेंडिंग में है और आगे भी आउट परफॉर्म करते हुए दिखाई देंगे। 50 से 52,000 गोल्ड का में देखने को मिल सकता है, और सिल्वर में देखें तो 55 से 60,000 के बीच यहाँ पर आ सकता है। बट यहाँ पर मैं क्रूड को भी ऐड करना चाहूंगा, क्योंकि जिस तरीके से लॉकडाउन ओपन हो रहा है और इकोनॉमीज रिवाइव हो रही है, तो क्रूड और कॉपर को यहाँ पर हम ऐड कर सकते हैं, क्योंकि काफी लोअर लेवल्स पे चल रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जैसे भी इंडस्ट्री स्टार्ट होगी तो एक अच्छा बाउंस बैक शार्प गेन इन दोनों कमोडिटी में मिल सकता है। तो क्रूड अगर हम देखें तो $40 से $45 तक नाइमेक्स में देखने को मिल सकते हैं। अगर कॉपर की बात करें तो हमें लगता है कि कॉपर अगेन 450-460 की रेंज में यहाँ पर आ सकता है। तो कॉपर और क्रूड को मैं इसमें शामिल करना चाहूँगा। हमें आपके पिटारे में क्या है, आपका पिटारा क्या करता है?
मेरे ख्याल से जो दो एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने काफी कुछ कवर कर ही दिया है। मोरलेस ऑब्वियसली गोल्ड और सिल्वर रहेगा। सिर्फ ये चीज कहना चाहूंगा कि डोमेस्टिक गोल्ड पे मैं ज्यादा बुलिश हूँ। अगर आप अंतरराष्ट्रीय गोल्ड की बात करें तो ये हो सकता है कि इस साल हम $1900 के करीब जाएं, लेकिन उसको ब्रीच न कर पाए। 1860 1870 तक जाके शायद वो फिसल जाए। और हमने ये भी देखा है कि हर बड़ी उछाल के बाद में एक बड़ा सेल ऑफ देखने मिला, यानी एक रिलक्टेंट बाइंग कहीं ना कहीं अंतरराष्ट्रीय बाजार में दिख रही है। लेकिन डोमेस्टिक मार्केट में मैं ज्यादा बुलिश हूँ। इनफैक्ट 54,000 का हमारा एक ऑफिशियल हमने रिपोर्ट रिलीज की है इस साल के एंड तक, यानी कैलेंडर ईयर 2020। उसमें हमने ये फैक्टर इन किया है कि जो रुपी भी है, जो रुपया है वो डेप्रिशिएट होगा और डॉलर के अगेंस्ट। तो एक एवरेज जो आप ले सकते हैं 77.5 to 78 का एवरेज प्राइसिंग पूरे साल के लिए आप डॉलर रुपी का लेकर चलें और गोल्ड को 1860 से 1880 ले, तो मुझे लगता है 54,000 तक का इस साल का कैलेंडर ईयर का टारगेट लिया जा सकता है। तो गोल्ड पे डेफिनेटली बुलिश हूँ। जैसा दूसरा अजय जी ने बताया, गोल्ड सिल्वर रेशियो मल्टी ईयर हाइस पे चला गया था, यानी चांदी काफी अंडर परफॉर्म कर रही थी गोल्ड को। तो बेस मेटल्स में स्टेबिलिटी के चलते हमने चांदी में काफी अच्छा पिकअप होते हुए देखा है। और हमें ये पता है कि जब चांदी पिकअप होती है, स्पेकुलेटिव इंटरेस्ट उसमें डेवलप होता है, तो कभी कभी 2 या 3 हफ्तों में उसमें 10 से 15% की रैली भी आ जाती। तो आई थिंक आई एम ऑल्सो बुलिश ऑन सिल्वर फ्रॉम हियर ऑन। हाँ, हालांकि इस साल का अगर मैं टारगेट दूं तो मुझे लगता है कि 58 से 60 हजार ही रहेगा, जैसे अजय जी ने बताया, तो मैं उनसे सहमत हूँ उस बारे में। तो इस साल के लिए फ्रॉम हियर ऑन गोल्ड में तेजी आएगी, लेकिन चांदी ज्यादा आउट परफॉर्म करेगी। एक सिर्फ कैविएट होगा मेरा क्रूड में, जब तक $40 के नीचे है, मैं क्रूड में बहुत तेजी इंक्रीमेंटल यहाँ से नहीं देख रहा। तो हो सकता है कि हम $32 WTI है, हम लोग 36 या 37 डॉलर तक चले जाएं, बट उसके बाद मुझे लगता है कि दोबारा एक गिरावट आने की संभावना है। ऑन एन एवरेज जो प्राइसिंग रहेगी क्रूड की वो $25 से $30 की फॉर द रिमेनिंग ऑफ द ईयर रही, ऐसा मेरा अनुमान। तो उसमें मैं बहुत ज्यादा बुलिश नहीं हूँ, ये एक कैवेट देना चाहूंगा। जहां तक एग्री कमोडिटीज का सवाल है, वंस अगेन आई थिंक चना यस आउट परफॉर्म। मुझे लगता है कि करंट मार्केट से करीबन 15 से 18% तक की तेजी देखने मिल सकती है ईयर एंड तक, दिसंबर तक। तो चना एक आउट परफॉर्मर रहेगा। और सोयाबीन जो है वो एक एनुअल कॉम्प्लेक्स में गिरावट देखने मिलेगी, रेंज रहेगी, लेकिन एक हायर रेंज रहेगी। यानी हम फिलहाल जहां 3800 के करीब है, मुझे लगता है 4200 यानी यहाँ से 8 से 10% की तेजी दिखाई दे सकती है। तो मैं अपना बेट चना और सोयाबीन पे रखना चाहूंगा, एग्री कमोडिटी। यानी ओवरऑल अगर देखें तो एनालिस्ट का जो कंसेंसस है वो बुलियन मार्केट के ऊपर ज्यादा रहा है, सोना और चांदी। अदर टूल्स भी हैं, जैसा अनुज ने बताया, क्रूड ऑयल है और कॉपर है। आपने जैसे एग्री कमोडिटीज 25% बुलिश देखते हैं इस ईयर में कि एग्री कमोडिटीज के बीच में 25% तक एक जंप देखने को मिल सकता है। बहरहाल काफी समय लिया मैंने आप लोगों का और काफी एक अच्छी हेल्दी एक डिस्कशन रही है, और इसके लिए मैं आप सभी स्पीकर्स का और सभी ऑडियंस का मैं थैंक यू करता हूँ। और थैंक यू पिनाकन जी, थैंक यू कपिल जी, थैंक यू अनुज जी, थैंक यू अजय जी, थैंक यू अमित जी। और इस तरीके के सेशंस होपफुली हम ऑर्गेनाइज करेंगे और इसको लाइव जो मार्केट ट्रेंड्स के अदर प्लेटफॉर्म्स हैं उसके ऊपर लेकर के जाएंगे, ताकि इसका जो वाइड रेंज है उसका हम बेनिफिट ले पाए। बहुत बहुत शुक्रिया आज की। थैंक यू श्री, धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू।